आइए अपने गद्य खंड के प्रथम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें अध्ययन करना है नेताजी का चश्मा नामक पाठ का बचा हुआ भाग, यानी पेज नंबर 62 के सेकेंड पैराग्राफ से आगे की चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो आप किताब खोल लें, किताब में देखें। कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि नेताजी के चश्मे के बारे में, उसकी मूर्ति के बारे में जब पान वाले से हालदार साहब प्रश्न करते हैं कि आखिर नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो उसका जवाब लेखक पान वाला क्या देता है, किस रूप में देता है, इसको हमें जानना है। तो पेज नंबर 62 का सेकंड पैराग्राफ आप ध्यान से देखें। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, तत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी लेखक कहता है कि जब उसने ये प्रश्न किया कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो पान वाला एक दूसरा पान मुंह में खा चुका था और हालदार साहब की बात को, यानी है लेखक की बात को सुनने के बाद वह फिर आंखों ही आंखों में हंसता है, क्योंकि उसका मुंह पीक से भरा हुआ है, पान से भरा हुआ है। फिर कट्ठे की डंडी को अलग रखता है, दुकान से पीछे मुड़ करके अपने पान की पीक को थूकता है और उसके बाद बहुत ही संक्षेप में लेखक के प्रश्नों का जवाब देता है और कहता मास्टर बनाना भूल गया। जैसा कि अनुमान लेखक ने शुरू में ही लगाया था कि जल्दी जल्दी के क्रम में मास्टर बनाना भूल गया होगा, वही बात उसके द्वारा बताई जाती है। अब आगे देखें। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, क्योंकि हंसते हुए उसने इस प्रश्न का जवाब दिया था कि मास्टर बनाना भूल गया। लेकिन लेखक कहता है कि पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, कि कोई भी कलाकार, कोई भी आर्टिस्ट कैसे इस तरह की गलतियां कर सकता है, कैसे बनाना भूल सकता है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का, यानी कोई लोकल कलाकार था, मूर्तिकार था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बना, यानी संगमरमर को काट करके बारीक करने के प्रयास में, चश्मा का फ्रेम बनाने के प्रयास में हो सकता है कि वह पत्थर टूट गया हो और इसके वजह से वह संगमरमर का चश्मा नहीं बना पाया होगा। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। तमाम तरह की बातें लेखक के मन में आती हैं, लेकिन कहता है चलो चाहे जो भी हो, कस्बे के लोगों का जो प्रयास है वो सराहनीय है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति को के समक्ष नतमस्तक होते हुए कि भले मूर्तिकार बनाना भूल गया, लेकिन वह चश्मा वाला जिसको कैप्टन चश्मे वाले की उपाधि दी गई है, यह उपाधि भी उस वृद्ध और मरियल किस्म के व्यक्ति को व्यंग में ही कस्बे वासियों ने दी हुई है, लेकिन निश्चित रूप से उसके ऊपर कैप्टन चश्मे वाला या जो उपाधि है वह फिट बैठता है। लेखक कहता है कि चश्मे वाले की देशभक्ति के पर नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर फिर से पूछते हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? तमाम तरह से जानने का प्रयास करते हैं लेखक से, पान वाले से। पान वाला फिर नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर, यानी अब नया पान खाने की तैयारी कर रहा था, 1.5 इंच दूर रोक करके उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा कि क्यों इतना जानकारी लेना चाहते हैं, आखिर यह व्यक्ति इस मूर्ति के बारे में या उस मूर्तिकार के बारे में इतना कुछ जानने का प्रयास क्यों कर रहा है। तो फिर भी
न चाहते हुए भी उनके प्रश्नों का जवाब देता है। फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई हंसते मुस्कुराते हुए और बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी अचानक उसकी निगाह जाती है सामने गली से निकल कर आते हुए उस मरियल और वृद्ध और मरियल किस्म के इंसान जो चश्मों की फेरी लगाता है, जिसे कैप्टन चश्मे वाला कहा जाता है। लेकिन पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का इस कदर मजाक उड़ाया जाना लेखक को तनिक भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसने क्या कहा कि अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, देखो वो आ रहा है, आप खुद उससे मिल लो और जो कुछ जानना चाहते हो उसी से पूछ लो, और फोटो वोटो हो सके तो उसका अखबार में कहीं छपवा दो, उसको उसका नाम जो है आगे बढ़ा दो। तमाम तरह से अपनी बातें करता है और लेखक को यह बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, क्योंकि जिसको कैप्टन चश्मे वाला कह करके ये लोग संबोधित कर रहे हैं वह तो एक मरियल और बूढ़ा और मरियल किस्म का इंसान है, जो चश्मे की फेरी लगा करके, जिस तरह से गुब्बारे बेचने वाले बांस की फंटियों में तमाम तरह के गुब्बारे लगाकर गांव-गांव फेरी लगाते हैं, उसी तरह की बांस की फट्टियों में चश्मे को लगाए हुए चश्मे की फेरी लगाकर अपनी जीविका कमाने वाला एक वृद्ध व्यक्ति है। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी है, देशभक्ति सिर के गांधी टोपी से भी प्रकट हो रही है, और आंखों पर काला चश्मा लगाए, अब एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची है जो जिसमें चश्मे हैं, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपने उस बांस की फट्टी को टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी अधिक था। हालदार साहब जीप में बैठकर अपने काम के सिलसिले में आगे बढ़ जाते थे, लेकिन पुनः लगभग हर 15वें दिन उनको अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उधर से गुजरते रहे, और हर बार मूर्ति की तरफ ध्यान देना, उसके बदलते हुए चश्मे को देखना, चौराहे पर रुककर पान खाना, ये इनकी आदत सी हो गई थी, ये करते रहे। आगे देखें पेज नंबर 63 और पेज नंबर 63 का फर्स्ट पैराग्राफ। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। क्या बदलाव होता, कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने की। कहने का मतलब क्या कि भले चश्मा परिवर्तित होता था, लेकिन कोई न कोई चश्मा उस पर होता था, और लेखक के लिए यही बहुत संतोष, आत्मसंतोष की बात थी कि कम से कम किसी व्यक्ति के वजह से नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं रहती है, और भले ही चश्मा अलग अलग किस्म का रहता है, लेकिन अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए एक वृद्ध उम्र का व्यक्ति, एक मरियत किस्म का इंसान जो अपनी आजीविका भी ठीक से नहीं चला पाता है, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की भावना है कि नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता। इस बात से उनको काफ़ी आत्मसंतुष्टि होती थी, खुशी होती थी, और इसी क्रम में हर बार बदलते हुए उन चश्मों को देखते हुए अपने काम के सिलसिले में चले जाया करते थे। लेकिन अगला पैराग्राफ देखें। एक समय ऐसा भी आया जब मूर्ति पर कोई भी किसी भी किस्म का कोई चश्मा नहीं देखा। बेचैन हो गए हालदार साहब, पूछने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्यों।
लेकिन संजोग से चौराहे की सारी दुकानें बंद थी, किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई जिससे वो पूछ नहीं पाए। जब अगली बार आते हैं तो वो पान वाले के पास फिर मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है, लेकिन जब अगली बार आते हैं तो उस मूर्ति पर एक बच्चे खेल खेल में जैसा बना लेते हैं उसी तरह का बना हुआ एक चश्मा था। तो उसको देख कर के इनको कौतूहल होता है और आज चौराहे पे रुकते हैं, पान वाले से पूछने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? अब वही पान वाला जो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में उस तरह के कठोर वचन बोले थे कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, आज अपने आँखों को नम करता हुआ, अपने आंसुओं को बहाता हुआ किस तरह से जवाब देता है, जिसको सुनने के बाद हालदार साहब भी भावुक हो गए। उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा और आदर था वो उनकी आंखों से छलक पड़ा। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ, अपने आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यानी वह व्यक्ति मर गया जिसके वजह से नेताजी की मूर्ति पर हमेशा कोई न कोई चश्मा दिखाई पड़ता था, और आज उसके न होने के कारण आज कोई चश्मा उस मूर्ति पर नहीं लगा हुआ। तो और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, अब मर गया। इतना जानने के बाद इतना आंतरिक कष्ट हुआ कि उसके बाद कुछ पल चुपचाप वहीं खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, अपने काम के सिलसिले में आगे बढ़े। लेकिन रास्ते भर उस व्यक्ति की याद, उस व्यक्ति के सम्मान में तमाम तरह के भाव इनके मन में आ रहे थे, तमाम तरह के विचार इनके मन में आ रहे थे, और तमाम तरह के जो विचार आ रहे थे उसमें एक विचार यह भी था, मुख्य विचार यह था कि लेखक सोचता है कि क्या होगा उस कौम का। बार बार सोचते, अगला पैराग्राफ देखेंगे, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। यह नई पीढ़ी, यह भौतिकवादी जो समाज है, किस तरह से अब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन अपने पूर्वजों का, अपने जो महापुरुष है, अपने जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका सम्मान नहीं करते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं। और ऐसे लोग आज का व्यक्ति जो अपने बिकने का मौका ढूंढता रहता है, अपने बिकने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। आज का व्यक्ति कितना लालची है, कितना गिरा हुआ है, जो थोड़े से थोड़े बात में अपने को बिकने को तैयार रहता है। कहने का मतलब क्या, अपने सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता और अपने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों पर भी लोग कमेंट करते हैं, गलत बातें करते हैं। और लेखक सोचता है कि जिस भी देश या समाज में ऐसे लोग होते हैं, वह समाज कभी करवट नहीं ले सकता, वह देश कभी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि देश के विकास और समाज के विकास के लिए देशभक्ति और देश के महापुरुषों और क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भावना हर देशवासी में कूट कूट करके भरा होना चाहिए, तब जाकर के उस देश और समाज का भला हो सकता है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे से घुसने से पहले ही उनके मन में ख्याल आया कि
आज मूर्ति को देखेंगे नहीं, चौराहे पर रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, पान कहीं आगे खा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये था कि निश्चित रूप से आज भी नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के होगी, और नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे का देखना उन्हें आहत पहुंचाने वाला था। इसलिए उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया था कि गाड़ी चौराहे पर मत रोकना, पान कहीं आगे खा लेंगे। और तमाम तरह से उनके मन में विचार आता है कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। और क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया, सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। लेकिन आदत एक बड़ी हुई थी, और उसी आदत के वजह से ज्यों ही गाड़ी चौराहे से गुजरती है, उस कस्बे से गुजरती है, न चाहते हुए भी उनकी निगाहें उस मूर्ति की तरफ चली जाती हैं। लेकिन आज वह मूर्ति बिना चश्मे की नहीं है, उस पर चश्मा लगा हुआ है, लेकिन अजीब कौतूहल पैदा करने वाला चश्मा, सरकंडे का बना हुआ चश्मा, सरकंडा देहात का जो एक खरपतवार होता है उसका बना हुआ चश्मा, जैसा कि बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं, वैसा चश्मा आज नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था। और उसको देख कर के लेखक के मन में एक आशा जगती है इस नई पीढ़ी के प्रति, अपने समाज और अपने देश के प्रति, उन बच्चों के प्रति जो भले ही खेल खेल में अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने खेल खेल में सरकंडे का ही चश्मा बनाया है और उस मूर्ति पर पहनाया है। कैप्टन के नहीं होने पर उनकी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास किया है। उन बच्चों के प्रति लेखक के मन में तमाम भाव आते हैं, और इस भाव के चलते अचानक ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है। आगे देखिए, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए, सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब भावुक हो गए बच्चों के उस त्याग को, समर्पण को देखकर। लेखक कहता है इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। इतनी सी बात मतलब क्या? इतनी सी बात किसके लिए कहा? सरकंडे से बना हुआ चश्मा आंखों पर लगा हुआ था, ये छोटी सी बात है, लेकिन हालदार साहब के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यह बात लेखक के मन में आशा जगाती है, हालदार साहब के मन में आशा जगाती है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यदि उनके मन में अपने क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव है, तो यह भाव उनके मन में ये आशा जगाती है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां चाहे तमाम तरह की गरीबी के बावजूद अपने महापुरुषों और अपने क्रांतिकारियों का सम्मान झुकने नहीं देगी, और इसी आशा और खुशी में वो भावुक हो उठे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपने महापुरुषों और क्रांतिकारियों का सम्मान करेंगी, अपने देश और समाज के सम्मान के लिए त्याग करेंगी। इस आशा और खुशी से वो भावुक हो उठे। तो इस प्रकार नेताजी का चश्मा नामक पाठ यहाँ संपन्न होता है, और इसके माध्यम से लेखक ने जो मूल बात उठाई थी कि देशभक्ति क्या चीज़ है, देशभक्त कौन है, और किस रूप में किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति वो जहाँ है, जिस रूप में है, चाहे वो आम आदमी हो, मजदूर हो, किसान हो, किसी पेशे में लगा हुआ व्यक्ति हो, या कोई नेता हो, कोई फौजी हो, या अध्यापक हो, या छात्र हो, किस कदर अपने कर्तव्यों को पालन करके ईमानदारी से अपने कामों को करते हुए
वो सच्ची देशभक्ति भी प्रकट कर सकता है। इसका संदेश देते हुए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि देशभक्ति प्रकट करने के लिए हमें नेता बनना या फौजी होना जरूरी नहीं है, बल्कि हम जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, हम यदि सच्चे मन से अपने देश और अपने महापुरुषों, अपने क्रांतिकारियों, अपने देश की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उसका संरक्षण करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। और देश का निर्माण उसमें रहने वाले लोगों, जीवधारियों, वनस्पतियों, प्राकृतिक संपदाओं से होता है, न कि किसी सीमाओं से घिरे हुए भूभाग को ही देश नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ पहले गद्य खंड का यह पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम पुनः आपको दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर का विधिवत अध्ययन करिएगा, किताब से दोहरा कर इसे पढ़िएगा और इसके अंत में लगे हुए प्रश्नों के उत्तर को रफ की कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा। बाकी नोट्स आपको बाद में दिए जाएंगे। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद।